जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी की। तो दोस्तों जैसा कि 30 दिन अभी बचे हुए हैं हमारे एग्ज़ाम में, अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं। 12, 13 और 14 अगस्त की जो डेट दी हुई है उसी डेट में एक दिन हमारा हिंदी भाषा मतलब हिंदी का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों हिंदी के एग्ज़ाम्स के लिए हम यहाँ पे तैयारी करते हैं, पहले भी तैयारी कर चुके हैं। कई सारी प्लेलिस्टें हैं जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी 30 दिनों की सबसे पहली क्लास है जो कि अगर यूनिट की बात की जाए तो भाषा के बारे में इसमें हम देखेंगे। हिंदी भाषा, भारतीय आर्य भाषाएं या फिर जितनी भी भाषा परिवार हैं उनके बारे में इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले भाषा परिवार के भौगोलिक क्षेत्र की। तो सबसे पहले यहां पे है क्या, यूरोप। यूरोप और एशिया की भाषा को कहते हैं यूरेशिया। तो दोस्तों ये 30 दिन की जो क्लास है वो आज से स्टार्ट हुई है, नोट कर लें। 30 दिनों में हमें पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो यूरेशिया यूरोप और एशिया की भाषा को बोलते हैं, भौगोलिक क्षेत्र है। और भाषा परिवार की अगर बात की जाए तो यूरोपीय, भारतीय यूरोपीय भाषा, द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, बुर्स्की, उराल उल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी हाइपस बोरी बास्क परिवार और सामी हामी परिवार, ये आती हैं किसमें, यूरेशिया, यूरोप एशिया के भौगोलिक क्षेत्र की भाषा परिवार हैं। ये कितने हैं, 10। फिर है अफ्रीका भूखंड, ये भौगोलिक क्षेत्र है और इसमें भाषा जो परिवार हैं वो हैं सुदानी परिवार, बंतू परिवार, होतेंतोत बुशमैनी परिवार। इसके बाद है प्रशांत महासागरीय भूखंड, ये भौगोलिक क्षेत्र है और भाषा परिवार है इसमें मलय पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। इसके बाद है अमेरिका भूखंड जिसमें अमेरिकी परिवार की भाषा परिवार आते हैं। ठीक है, अब भारोपीय परिवार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भारोपीय परिवार के अन्य नाम है इंडो जर्मेनिक, भारत हित्ती परिवार और आर्य परिवार। ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार की 10 शाखाओं को शतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। शतम वर्ग की भाषाएं हैं भारत ईरानी जिसे आर्य कहते हैं, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी मतलब इलिरियन। इसके बाद है केंतुक वर्ग में आती हैं जर्मनिक, ट्यूटानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और हिटालिक, ये आती हैं इटालिक, ये आती हैं किसमें, केंतुम वर्ग में। इसके बाद है कि भारत ईरानी की 3 उपवर्गों का उल्लेख गिरियर्सन ने किया है। वो कौन कौन सी हैं, पहला है ईरानी, दूसरा है दरद और तीसरा है भारतीय आर्य भाषा। अब बात कर लेते हैं भारतीय आर्य भाषा की। भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्षों के विकास क्रम को सामान्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया है। वो 3 चरण कौन है, यहाँ पे चरण दिए हुए हैं, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाएं। तो प्राचीन आर्य भाषा का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का है, जिसमें भाषा है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक और लौकिक संस्कृत का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। इसकी भाषा है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 101 ईस्वी तक, प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक और अवहट का समय यहाँ पे अज्ञात है। इसके बाद है आधुनिक आर्य भाषाएं जिसमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं आती हैं और इनका समय है 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय। तो ये
तीन चरण है इसके, प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। इनमें प्रश्न पूछता है कि इनका समय, इन भाषाओं का समय क्या है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, और ये भाषाएं किस चरण में आती हैं ये भी प्रश्न पूछ लेता है। फिर है प्राचीन आर्य, भारतीय आर्य भाषाएं। भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत और भाषिक विशेषता के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, इसे प्राचीन संस्कृत भाषा भी कहते हैं। इस भाषा में वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद लिखे गए हैं। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियां, 13 स्वर और 39 व्यंजनों का प्रयोग होता है। इस प्राचीन भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारकों का उल्लेख है। इसके बाद है लौकिक भाषा। भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत की है। इस भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। संस्कृत या क्लासिक संस्कृत किसे कहते हैं? लौकिक भाषाओं को कहते हैं। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान, शकुंतलम, कादंबरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियों की लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गईं। विदित है कि इस काल में संस्कृत भाषा का स्पष्ट व्याकरण मिलना शुरू हो गया था। पाली की बात करते हैं। पाली भाषा की मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है पाली। पाली शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में बहुत मतभेद है। पल्ली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई। पल्ली का अर्थ है ग्राम, इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली हुआ। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटली पुत्र से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। कुछ विद्वजन पाली को पाठ का रूपांतरित शब्द मानते हैं। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से माना गया है। बुद्ध वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त की गई हैं उन्हें भी पाली कहा जाता है। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं। अब है कि पाली शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों की राय क्या है। सबसे पहले है विधु शेखर भट्टाचार्य, ये कभी कभी पूछ लेता है। उत्पत्ति इन्होंने मानी है पंक्ति, पंक्ति, पत्ती, पट्टी, पल्ली और अंत में पाली। फिर मैक्स वॉलेसर ने माना है पाटली, पाडली, पाली, फिर पाली। इसके बाद भिक्षु जगदीश कश्यप ने माना है पर्याय, पलियाय, पालियाय और अंत में पाली। इसके बाद भंडारकर व वाकर नागल ने माना है प्राकृत, पाकट, पाअड, पाउल, पाली। फिर है भिक्षु सिद्धार्थ ने माना है कि पाठ, पाल, पाली, पाली। इसके बाद कोसाम्बी ने माना है पाल से पाली। अंत में है उदय नारायण तिवारी, पा ऋ ली, पा धन ऋ धन ली, पाली, इन्होंने ऐसा माना है। फिर पाली से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे है ग्रंथ अठ कथा साहित्य, आचार्य बुद्धघोष का है, 5वीं सदी का ये ग्रंथ है। विशुद्धि मग्ग, ये आचार्य बुद्धघोष का है, 5वीं सदी का ये ग्रंथ है। कच्चायन व्याकरण, ये महाकच्चायन का है और 7वीं सदी इसका समय है। मोगलान व्याकरण, ये मोगलान की रचना है, ग्रंथ है, ये 12वीं सदी में है। 817 सूत्र हैं इसमें और कच्चायन व्याकरण में 675 सूत्र हैं। फिर है सद्य नीति व्याकरण, अग्गवंश का है, ये 1154 ईस्वी में, जिसमें 27 अध्याय हैं और 1341 सूत्र हैं। विशुद्धि मग्ग को
बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। तो बौद्ध सिद्धांतों का कोश कौन सा ग्रंथ है? विशुद्धिमग्ग। इसे सुसंधि कप्प और कच्चान गंध भी कहा जाता है। यह पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। कौन? विशुद्धिमग्ग। प्राकृत के भेद की अगर बात करें तो इसमें भी विद्वानों में एक राय नहीं थी। तो यहाँ पे विद्वान है सबसे पहले भरत मुनि, जिनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। प्राकृत के भेद इन्होंने बताए हैं। मुख्य प्राकृत के भेद हैं मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसेनी जिसे शौरसेनी कहते हैं, अर्धमागधी, बाहलीग, दाक्षिणात्य जिसे महाराष्ट्री कहते हैं। गौड़ विभाषा है शाबरी, अभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उद्रजा व नेचरी। वर रुचि के अनुसार प्राकृत प्रकाश इनका ग्रंथ है। प्राकृत के भेद हैं शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत और पैशाची प्राकृत। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भेद। तो यहां पे सबसे पहले विद्वान है नमी साधु, जिन्होंने अपभ्रंश के भेद किए हैं उपनागर, आभीर और ग्राम में। मार्कंडेय इनका ग्रंथ है प्राकृत सर्वस्व, इसमें इन्होंने भेद किए हैं अपभ्रंश के नागर, उपनागर और ब्राचड़। फिर है याकोबी, सनत्य कुमार चरियू की भूमिका। इस पुस्तक में इन्होंने अपभ्रंश के भेद किए हैं पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। फिर है तगारे, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश। इसमें इन्होंने अपभ्रंश के भेद किए हैं पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश और दक्षिणी अपभ्रंश। फिर नामवर सिंह है, इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश में इसका भेद किया है। अब बात करते हैं अपभ्रंश की रचनाओं की। सबसे पहले है पाउम चरियू, 8वीं शती की रचना है। रचनाकार हैं स्वयंभू। इसमें 90 संधियों तथा 5 कांड हैं। 90 संधियां तथा 5 कांड हैं। ये राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है। फिर है महापुराण, 10वीं शती का ग्रंथ है, जिसके रचनाकार हैं पुष्पदंत। इसमें 102 संधियां हैं। 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णन है। इसके 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं शती से 11वीं शती तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि अपभ्रंश का स्वर्ण काल किसने कहा है? अपभ्रंश का स्वर्ण काल निम्नलिखित में से किसने कहा है? हरदेव बाहरी ने 7वीं शती से लेकर के 11वीं शती तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6 से 11वीं शती तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। फिर धीरेन्द्र वर्मा ने यह माना है कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश रही होगी। इस पुष्टि से वे अपभ्रंशों की 5 स्थिति स्वीकारते हैं। वो 5 स्थिति कौन सी हैं? शौरसेनी प्राकृत, शौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची प्राकृत, पैशाची अपभ्रंश, मागधी प्राकृत, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्री अपभ्रंश। अब बात कर लेते हैं अवहट्ट भाषा की। अवहट्ट भाषा का समय 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। साहित्य में 14वीं शती तक इसका प्रयोग होता रहा है। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये माना है सुनीति कुमार चटर्जी ने। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर, रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनके ग्रंथ में मिलता है। संदेश राशक अधामाण की रचना है में अवहट्ट का उल्लेख मिलता है। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा को अवहट्ट माना है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना है। अपभ्रंश का विकास
अवहंस के रूप में हुआ और अभ्रष्ट का विकास अवहट्ट के रूप में हुआ। कुछ विद्वान इन्हें भी अवहट्ट का ग्रंथ मानते हैं। ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वरी जी का है, राउलवेल रोड़ा कवि का है। फिर है दोस्तों यहाँ पे पुरानी प्रारंभिक हिंदी, पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। किसे? परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 8वीं 9वीं शताब्दी में सिद्धांतों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निसंदेह अपभ्रंश के कवि हैं। उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं। पाउमचरियों में भी उदीयमान हिंदी के छुटपुट उदाहरण मिलते हैं। विद्यापति और ज्योतिरीश्वर ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं। नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है नाथों और जोगियों में, योगियों में। फिर है कि शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने अमीर खुसरो की शायरी में मिलते हैं। एक शायरी यहाँ पे है कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कंधौना होए। हरदेव बाहरी ने लिखा है कि हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत हैं कि रोड़ा कवि कृत राउलवेल एकमात्र ऐसी कृति है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। अवधी खड़ी बोली और दक्षिणी किसी का भी एक भाषी ग्रंथ 1250 ईस्वी से पहले का उपलब्ध नहीं है और यही 3 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी परंपरा आगे चली है। फिर है हार्नले का आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण। हार्नले का आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण है। सबसे पहले यहाँ पे वर्ण दिया हुआ है पूर्वी गौड़ियन। भाषाएं हैं पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। फिर है पश्चिमी गौड़ियन। भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी और दक्षिणी गौड़ियन में आती हैं मराठी। हार्नले ने मध्य देश तथा केंद्र के आर्य को भीतरी आर्य और चारों ओर फैले आर्य को बाहरी आर्य कहा है। तो दोस्तों प्रश्न इसमें से ऐसा पूछता है कि पूर्वी गौड़ियन की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है, या फिर पूर्वी हिंदी निम्नलिखित में से किस वर्ण की भाषा है। यहां पे इनमें से ऑप्शन दे देगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी गौड़ियन। फिर है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण है बाहरी उपशाखा, उत्तरी पश्चिमी समुदाय और दक्षिणी समुदाय और पूर्वी समुदाय। इसमें 3 समुदाय हैं। उत्तरी पश्चिमी समुदाय में लहंदा भाषा और सिंधी भाषा आती है, दक्षिणी समुदाय में मराठी भाषा आती है और पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया भाषाएं आती हैं। फिर है मध्य उपशाखा, मध्यवर्ती समुदाय इसमें है और इसमें पूर्वी हिंदी आती है। फिर है भीतरी उपशाखा, इसमें केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय है। केंद्रीय समुदाय में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खानदेशी और गुजराती भाषाएं आती हैं और पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी जिसमें नेपाली भाषा, मध्य पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी भाषाएं आती हैं। अब है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रदत्त वर्गीकरण, ये तो सेम हमने अभी अभी देख लिया है। फिर है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना की है और अपना वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है। सबसे पहला है उदीच्य जिसमें सिंधी, लहंदा, पंजाबी भाषा आती हैं। फिर प्रतीच्य जिसमें राजस्थानी, गुजराती भाषा आती है। मध्य देशीय जिसमें पश्चिमी हिंदी आती है और प्राच्य जिसमें पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला और उड़िया आती हैं। फिर है अंत में दक्षिणात्य जिसमें मराठी भाषा आती है।
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उदीच्य, सिंधी, लहंदा पंजाबी, प्रतीच्य गुजराती, मध्य देशीय, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। फिर है प्राच्य उड़िया, असमिया, बंगला और दक्षिणात्य मराठी। फिर है भोलानाथ तिवारी का अपभ्रंश आधारित वर्गीकरण। भोलानाथ तिवारी सबसे पहला है ब्राह्मण पैशाची, जिसे पश्चिमोत्तरी अपभ्रंश कहते हैं। ब्राह्मण या पैशाची, ब्राह्मण पैशाची अपभ्रंश जिसे पश्चिमोत्तर अपभ्रंश कहते हैं। इससे आधुनिक निर्मित भाषाएं हैं लहंदा पंजाबी, सिंधी, पश्चिमी हिंदी। फिर है शौरसेनी अपभ्रंश जिसे मध्यवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। इससे निर्मित भाषाएं हैं राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। फिर है अर्धमागधी अपभ्रंश जिसे मध्य पूर्वी अपभ्रंश कहते हैं। उससे निर्मित भाषा है पूर्वी हिंदी। फिर है मागधी जिसे पूर्वी अपभ्रंश कहते हैं। इससे निर्मित भाषाएं हैं बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। अंत में है महाराष्ट्री अपभ्रंश जिसे दक्षिणी अपभ्रंश कहते हैं। इससे निर्मित भाषा है मराठी। हरदेव बाहरी का वर्गीकरण है हिंदी वर्ग। हिंदी वर्ग में आती हैं मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। हिंदीतर आ हिंदी वर्ग, आ वर्ग में आती हैं उत्तरी नेपाली। पश्चिमी में पश्चिमी, सिंधी, गुजराती। दक्षिणी में सिंहली, मराठी और पूर्वी में उड़िया, बंगला और असमिया। प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताएं देखिए, लहंदा जो है इसका अन्य नाम है हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी। कभी कभी इनका नाम भी पूछ लेता है दूसरा नाम। लिपि है लहंदा की लंडा, शारदा लिपि की एक उपशाखा है ये। लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी। फिर है पंजाबी, इसकी लिपि है लंडा जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। मुख्य बोलियां हैं इसकी मांझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि। इसके बाद है सिंधी, यह सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बोली जाती है। इसकी अपनी लिपि लंडा है लेकिन यह गुरुमुखी लिपि और फारसी में भी लिखी जाती है। इसकी बोलियां हैं बिचौली, लासी, सिराइकी, थरेली, लाड़ी। फिर है गुजराती, इसकी लिपि गुजराती के नाम से ही जानी जाती है। गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें शिरो रेखा नहीं होती। फिर है मराठी, मराठी की बोलियां हैं कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी और माहारी। लिपि देवनागरी लिपि है किंतु कुछ लोग इसे मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। फिर है असमी, मुख्य बोली विष्णु प्रिया है और लिपि इसकी बंगला है। बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित लिपि है। बांग्ला में यह लिखी जाती है। उड़िया प्राचीन उत्कल तथा उड़ीसा की भाषा है। उड़िया की लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित लिपि है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं गंजामी, संभलपुरी और भत्री आदि। हिंदी की उपशाखाएं, उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। अब ये इसमें से प्रश्न बनता है, एक न एक प्रश्न तो इसमें से बनता ही है। तो देखिए, सबसे पहला यहां पे दिया हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश। उपभाषाओं में दिया हुआ है राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और नीचे है पश्चिमी हिंदी तक ही है। ठीक है। अब राजस्थानी हिंदी की टा वर्ग बहुला भाषा है और इसकी बोलियां हैं मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। अब यहाँ पे इसका क्षेत्र दिया हुआ है। क्षेत्र से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेता है। जैसे मारवाड़ी है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर आदि जगह पे बोला जाता है। फिर है मालवी, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच, टोंक आदि में बोली जाती है। मेवाती अलवर, गुड़गांव, भरतपुर में बोली जाती है। जयपुरी या ढूंढाड़ी ये हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़ में बोली जाती है। फिर है दोस्तों यहाँ पे पहाड़ी हिंदी, शौरसेनी अपभ्रंश की ही एक उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बोली जाती है और गढ़वाली गढ़वाल,
टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की बात करें, जो कि शौरसेनी अपभ्रंश की ही एक उपभाषा है। ओकार बहुला इसका एक उपवर्ग है जिसमें ब्रजभाषा और कन्नौजी और बुंदेली आती हैं। ब्रजभाषा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ये बोली जाती है, मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़ में, मौनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली में। मध्य प्रदेश में ये ग्वालियर का पश्चिमी भाग में बोली जाती है और राजस्थान में ये भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का उत्तर पूर्वी भाग में बोली जाती है। कन्नौजी की बात करें तो फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा, शाहजहांपुर में बोली जाती है। बुंदेली की बात करें तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद में बोली जाती है। फिर आकार बहुला है, इसी में पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा है जिसमें कौरवी या खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है और दक्षिणी आती है। कौरवी या खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग में बोली जाती है। हरियाणवी दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक, नाभा, पटियाला में बोली जाती है। दक्षिणी ये बोली जाती है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, मुंबई में बोली जाती है। इसके बाद है अर्धमागधी अपभ्रंश जिसमें पूर्वी हिंदी उपभाषा है और इसकी बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। रायबरेली, इलाहाबाद, प्रयागराज में बोली जाती है। फिर है बघेली, ये मध्य प्रदेश में दमोह, जबलपुर, रीवा, मंडला, बालाघाट में बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में बघेली बोली जाती है बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। फिर है छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। कहाँ कहाँ? सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़, कोरिया आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर है मागधी अपभ्रंश, उपभाषा है बिहारी हिंदी और इसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो भोजपुरी की अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी बिहार में बोली जाती है छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। झारखंड में ये बोली जाती है रांची और पलामू में। माघी है, ये बिहार में बोली जाती है पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। झारखंड में ये पलामू और हजीराबाग में बोली जाती है। मैथिली है, बिहारी हिंदी की एक बोली है कि पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी उत्तरी संथाल परगना आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण कर्ता, किन्होंने क्या नाम दिया। ठीक है, कौरवी बोली का नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने, राजस्थानी भाषा कहा गिरियर्सन ने, डिंगल भाषा कहा बाकीदास ने, ब्रजबुली कहा ईश्वर चंद्रगुप्त ने, बिहारी नामकरण किया गिरियर्सन ने, भोजपुरी नामकरण किया रेमंड ने और मैथिली नामकरण किया कोलब्रुक ने। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण और नामकरण करता है ये। फिर है कि हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारणगत वर्गीकरण जो है वो इस प्रकार है कि ओकार बहुला बोली इसमें आती है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। आकार बहुला में आती है कौरवी और दक्षिणी। उदासीन आकार बहुला में आती हैं अवधी, बघेली और इकार बहुला में आती है भोजपुरी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अभी थोड़ी सी इसमें का बाकी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।